अस्सलाम वालेकुम जी। आज का ये जो आपका लेक्चर है ये वीक नंबर है 16-17 और ये आज का हमारा प्रॉबेबली लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीक में ये आपका वीक 16 चल रहा है, नेक्स्ट आपका 17 है और उसके बाद 18 में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल पेपर्स। तो आप लोगों में से किसी को भी इस पूरे इंग्लिश 2 के सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, मुझसे मिलना चाहे, रब्ता करना चाहे, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमने चैप्टर 2 लेक्चर्स में ख़त्म करना था, लेकिन मैं आपका ये लेक्चर आज ही ख़त्म करा रहा हूँ। टुडे इज़ आवर फाइनल लेक्चर और ये एज सच इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये इजी सा आपका लेक्चर है। तो इसको देखते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 354 आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो काइंडली आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है बिल्डिंग कैरियर्स एंड राइटिंग रेज्यूमेज। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि ये इस वर्ड को कुछ लोग रिज्यूम बोलते हैं, ये रिज्यूम नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये रेज्यूमे है वर्ड जो एक्चुअल है। अब कुछ लोग एक डिफरेंस पॉइंट आउट करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड अ सीवी। अगर किसी को ये भी जानना हो कि रेज्यूमे और सीवी के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो एज सच कोई इसके अंदर बहुत बारीक लाइन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन बहरहाल इट्स अ जनरल बिलीफ दैट रेज्यूमे कंसिस्ट्स ऑफ 1 पेज ओनली, वेयर एज CV 1 पेजेस से ज़्यादा हो सकती है। यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इसमें आपको वो स्किल्स दी गई हैं कि आपने जॉब एक्विजिशन हंट कैसे करनी है, जॉब कैसे एक्वायर करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसको हम इन डिटेल देखेंगे और इस आपके चैप्टर के अंदर से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। मतलब मैं एग्ज़ामिनर नहीं हूँ, मैं आपको कहूँ कि जी मैं एग्ज़ामिनर हूँ और मैं आप लोगों का एग्ज़ामिनर नहीं हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन एग्ज़ाम्स टेकन बाय मी इन अदर इंस्टीट्यूट्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और वो हो सकता है प्रेजेंट योर CV। तो उसमें आपको पेपर के ऊपर CV ड्रॉ करनी होगी, फॉर्मेट उसका, या सॉरी हम रेज्यूमे की बात कर रहे हैं, तो 1 पेज रेज्यूमे आपको ड्रॉ करना होगा और उस पर आपने लिखना होगा। वंस अगेन आप गूगल से कोई भी फॉर्मेट अपना उठा सकते हैं, दैट विल बी टोटली फाइन, और उसको आप उस फॉर्मेट के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जैक्टली गूगल की कोई भी अच्छी CV जो आपको अच्छी लगती है वो आप मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें अपना लिखेंगे ये हम विद द पैसेज ऑफ एंड टू द पैसेज ऑफ एंड इसको डिस्कस करेंगे कि आपकी CV के क्या मस्ट डूज़ हैं। और दूसरी बात, CV को आपने एग्ज़ाम में कलर करने की कोशिश नहीं करनी कि जी मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी CV कलर्ड हो। नो, दैट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ना एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम होता है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी रेकमेंड करूँगा, अगर कोई किसी और कलर से हेडिंग देता है तो मेरे ख़्याल से वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। बेहतर ये है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो भी हेडिंग्स दें तो उन हेडिंग्स को आप उसी पेन से ही दें जिससे आप राइट डाउन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ दें या हेडिंग के नीचे वाली लाइन से हाफ से स्टार्ट कर दें ताकि एग्ज़ामिनर को क्लियर रहे। प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन जैसे कि आपकी ADP है उसके अंदर ये चीज़ सूटेबल नहीं होती कि आप मल्टी कलर्ड पेन्स का यूज़ करें, मेन हेडिंग ग्रीन से दें, अगली हेडिंग रेड से दें, सब हेडिंग, और बुलेट्स जो है वो ब्लू से लिखें या कंटेंट ब्लू से लिखें। इस चीज़ में आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये पेज 354 के ऊपर ही आपका पॉइंट नंबर 1 है, लिस्ट 8 key steps to finding the ideal opportunity in today's job markets।
वो कहता है जी आपने आज की जॉब मार्केट के अंदर कौन से 8 स्टेप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है ताकि आपको आइडियल अपॉर्चुनिटी मिले। फाइंडिंग द आइडियल अपॉर्चुनिटी इन टुडेज जॉब मार्केट, पेज नंबर 355। Identifying and landing a job can be a difficult and long process. Fortunately, the skills you are developing in this course will give you a competitive advantage. ये word अपना underline कर लें पेज 355 के ऊपर। competitive advantage ये एक strategic management का word है और ये बहुत important word है। ये आपको सेल्स में भी मिलेगा, ये आपको प्रोडक्शन में भी मिलेगा, ये आपको परचेज़ में भी मिलेगा, ये आपको सर्विस इंडस्ट्री में भी मिलेगा, ये आपको प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी मिलेगा। ये वर्ड आपको हर जगह मिलेगा और जो बंदा ये वर्ड समझ जाए कंपेटिटिव एडवांटेज, वो बंदा मार्केट लीडर बनता है और मार्केट शेयर एक्विजिशन करने के अंदर वो बंदा लीडर बनता है। अच्छा, एक और वर्ड ऐसे ही मेरे जहन में है क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर है। एंटरप्रेन्योर शायद आपने सुना हो, वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता, वो भी एक फ्रेंच वर्ड है और वो वर्ड है एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर का मतलब है रिस्क टेकर। रिस्क टेकर इन अ सेंस जो बंदा नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा होता है। तो जब तक आपके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होगा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? वो एडवांटेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बल्कि आपके कंपेटिटर्स वो एडवांटेज प्रोवाइड ना कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको रेफा वाले ये कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं कोरोना के अंदर, ऑनलाइन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं। अब कोई बच्चा लाहौर है, कोई कराची है, कोई इस्लामाबाद है, कोई यजमान है, कोई चिश्तियाँ है, कोई भावल नगर है, तो अब रेफा वाले आपको ये कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए वो आपको LMS की एक्सेस दे रहे हैं, जबकि आपके रिफ़ा के जो कंपेटिटर्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो बच्चों को बुलाते हैं, आएँ जी आप आके सबमिट कराएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस्लामाबाद हैं, लाहौर हैं, कराची हैं। ऑल्दो आप सब बच्चों को, इवन टीचर्स को, स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी LMS के अंदर ठीक है कुछ ना कुछ टेक्नोफोबिया की वजह से या ड्यू टू अदर रीजंस कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा थीम है वो है कंपेटिटिव एडवांटेज समझाना। वो ये है कि दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूप नहीं कर रहे स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को, जबकि रिफ़ा की मैनेजमेंट आपको कूप कर रही है और ये ऑफ़र दे रही है कि जी आप ईमेल के थ्रू सबमिट करवा लें, आप LMS पे अपलोड कर लें, आपको असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको अपना नहीं दे रही सर्विस के जब कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड पहुंच जाएगा तो उसको रिसीव करने के लिए कोई अवेलेबल होगा या नहीं होगा। जबकि एक और एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, वो बच्चे को इधर से ना सिर्फ भिजवा रही है बल्कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में कोई बच्चे को रिसीव भी कर रहा है। तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर वो आपके पास आएंगे, वो क्लाइंट्स जो कि दूसरों के पास नहीं गए, कि पेरेंट्स कंसर्न होते हैं हमारे बच्चे को फ़ॉरेन में कोई रिसीव करेगा। इसी तरह एक और बिज़नेस है फॉर एग्जांपल पेट स्ट्रैप का या स्टील स्ट्रैप का। पेट स्ट्रैप होता है ये जो आपका रेफ्रिजरेटर बॉक्स में पैक होता है, इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं ग्रीन, येलो, ब्लैक कलर्स की। अब इनकी एक विड्थ होती है। अब एक कंपेटिटर है वो सिर्फ 32 mm विड्थ का ही पेट स्ट्रैप या स्टील स्ट्रैप बना रहा है, जबकि आप जो हैं वो 16, 19, 26, 32 mm विड्थ के बना रहे हैं। तो आपको मार्केट में ये एडवांटेज मिलेगा अगर आपका फॉर एग्जांपल वेव्स वाले कहते हैं कि जी हमें तो 29 mm वाला स्ट्रैप चाहिए, 32 वाला बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, और आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो देते ही 32 है, आपको चाहिए नहीं चाहिए ना लें। तो आपका कंपेटिटर जो 19 बना रहा है, 29 बना रहा है, 26 बना रहा है, 32 बना रहा है, वो वेव्स वालों को कहता है जी आप हमसे 19 mm वाला ले लें, इसकी प्राइस आपको हाफ पड़ जाएगी और इसकी ग्रिप और स्ट्रेंथ सेम 32 mm वाले की है। तो ये उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है, कंपेटिटर के ऊपर ओवर द कंपेटिटर एडवांटेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ऐसे समझें कि जिस बंदे ने ये चीज़ समझ ली है ना,
वो किसी भी बिज़नेस के अंदर फ्लॉ नहीं अपना ले सकता। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है एज यू क्राफ्ट योर पर्सनल स्ट्रैटेजी कीप दीज 3 गाइडलाइंस इन माइंड। नंबर 1 जी वो कहता है गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन जी हमें हमारा रिलीजन इस्लाम भी ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है। नमाज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हज के अंदर ऑर्गेनाइज पैटर्न है। नमाज के अंदर 4 रकातें हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ऑर्गेनाइज्ड है। लाइफ है, सुबह का उठना रात का सोना ऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑर्गेनाइजेशन से हटने की कोशिश करता है वो बंदा नुकसान उठाता है। सेम अप्लाइज टू गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। Your job search could last many months and involve multiple contacts with dozens of companies. You need to keep all the details straight to ensure that you don't miss opportunities. तो इधर वो गेट ऑर्गेनाइज्ड के अंदर कह रहा है कि डायरी रखें, डायरी के अंदर डेटा आप सेव करें। हो सकता है आपको आज इधर जॉब नहीं मिली, कल को किसी और कंपनी में मिलती है, तो पिछली कंपनी जो डेटा आपके पास है वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन जाएं। हो सकता है आप जॉब करें ही ना, बिजनेस करें, तो वो डेटा आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आए। डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होता। स्टार्ट नाउ एंड स्टिक टू इट। वो कहता है जॉब को टाइम लगता है, अब से शुरू करें और हार नहीं माननी, जितना मर्जी है क्रूशल हालात आ जाएं। हमारे पास एक एंकर होते हैं वसीम बादामी भाई, उनका जो बैकग्राउंड है और उनकी जो स्ट्रगल है और उनकी जो ARY चैनल के अंदर जॉब है वो यही है कि वो स्टिक कर गया था बंदा। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस कुछ यही कहता है, जॉब काफ़ी अर्सा ना मिले आपको ज़रा ढीठ होना पड़ता है, हार नहीं माननी होती। जो बंदा हार मान जाता है मतलब डिप्रेशन एंग्जाइटी करने वाला कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकता। जो बंदा डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार है वो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो रहा है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपका यही है कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना। नेक्स्ट आपका है लुक फॉर स्टेपिंग स्टोन अपॉर्चुनिटीज़। पर्टिकुलरली इन टुडेज टफ जॉब मार्केट यू माइट नॉट फाइंड द अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग फॉर राइट अवे। तो वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप लकी इनफ होंगे कि आपको फ़ौरन ही वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो अभी के लिए आप गुजारा करें, जॉब ढूंढ लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उससे आपको कुछ एक्सपोजर भी मिल जाएगा। लेटर ऑनवर्ड्स आप स्टेप अहेड कर सकते हैं। ये तो स्टेपिंग स्टोन हो गया ना, पहला कदम हो गया ये। तो ये तो हो गया आपका फाइंडिंग द आइडियल अपॉर्चुनिटी, ये जस्ट एक तमहीद थी। अच्छा, अब वो कहता है राइटिंग द स्टोरी ऑफ यू। ये आपके वो जो 8 की पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट है। वेदर यू आर अबाउट टू बिगिन योर कैरियर और आर already well into it, writing or updating your resume is a great opportunity to step back and think about where you have been and where you'd like to go. Do you like the path you're on? इसमें आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, रेज्यूमे के अंदर इतनी डिटेल्स नहीं आ सकती, इसके लिए एक कवर लेटर यूज़ होता है। कवर लेटर बेसिकली आप हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में CV या रेज्यूमे के साथ देते हैं। उधर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, वेयर आर यू करेंटली एंड वेयर यू वांट टू गो आफ्टरवर्ड्स, उस पर अपने एम्स लिखते हैं। तो इधर जो लोग कवर लेटर मेंशन करना चाहते हैं उधर आप कवर लेटर बेशक मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। कवर लेटर किसी भी एग्जामिनर को एक्सेप्टेबल होगा राइटिंग द स्टोरी ऑफ यू के अंदर। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी, यूजुअली आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है तो सॉफ्ट कॉपीज़ ईमेल की जाती हैं, कवर लेटर और CV इकट्ठे होती है, या कवर लेटर और रेज्यूमे इकट्ठी होती है। आप लोग जो कि स्टार्टर्स हैं उनके लिए रेज्यूमे होगी, CV नहीं होगी। और उसमें यह है कि मेरी आपको सजेशन और रिकमेंडेशन ये है कि आप जिधर भी अपना रेज्यूमे भेजें उसके साथ आपका कवर लेटर होना मस्ट है, क्योंकि उससे एक इम्प्रेशन पड़ता है। दूसरा, मैं इधर एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। ऑनलाइन टूल्स हैं आजकल, जैसे कि लिंक्डइन है। लिंक्डइन आपसे डिटेल्स मांगता है और आपकी ऑटो CV बना देता है। इसी तरह Bayt.com है, BAYT, वो भी आपसे डिटेल्स मांगता है और आपकी ऑटो CV बना देता है। गल्फ जॉब्स है, मॉन्स्टर जॉब्स है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, वो आपकी ऑटो CV बना देता है। अगर कोई बच्चा ये या बच्ची ये भी मेंशन करना चाहें तो दैट्स टोटली फाइन,
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी और एग्जामिनर इसका एक इम्प्रेशन और इम्पैक्ट लेगा। लिस्ट 8 की स्टेप्स टू फाइंडिंग द आइडियल अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब आपने किस तरह ढूंढनी है। नंबर 1, राइटिंग द स्टोरी ऑफ यू, तो इसमें आप स्टोरी अपनी लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग टू थिंक लाइक एम्प्लॉयर। इसके लिए जो बेस्ट वर्ड्स हैं वो है पुटिंग योर सेल्फ इन टू एम्प्लॉयर्स शूज़। आप अपने आप को एम्प्लॉयर की जगह पे रख के देखें, सोचें कि एम्प्लॉयर क्या चाह सकता है, प्रिडिक्ट करें, थोड़ा सा फोरसी करें। एम्प्लॉयर को ऑल इन वन क्वालिटी मैन चाहिए, ऑल इन वन शो चाहिए, मतलब एक बंदा जो अकाउंट्स भी देख सकता हो, परचेज़ भी कर सकता हो और ऑडिट भी कर सकता हो। वो आपकी अकाउंटेंट की 20,000 की सैलरी 30,000 कर देगा आपके कहने पे, अगर आप ये 3 काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसको इन दी एंड 30,000 रुपये बच रहे हैं। जिधर वो 3 बंदे अफोर्ड करता वो उधर 1 बंदे से ही काम ले रहा है। प्लस आपके रेज्यूमे या CV के अंदर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाएगा। आई प्राउडली से दैट कि मेरी जो दुबई में लास्ट जॉब थी विच एंडेड इन 2016, उस जॉब के अंदर मैंने लेबर से लेके CEO तक तमाम काम किए हैं। बेसिकली आई वाज अ सेल्स मैनेजर, लेकिन अगर ऑड टाइम डिलीवरी देनी है मैंने दी है। ऑड टाइम डिलीवरी के ऊपर कोई गार्ड अवेलेबल नहीं है, 50 kg वेट लिफ्ट करके कार के बूट में मुझे रखना पड़ा है, मैंने रखा है। जिस टाइम मैं जबल अली जोन एंटर हूँ, फ्री जोन, उस टाइम अपना मतलब मेरा कार्ड था फ्री पास इनटू जबल अली जोन का, तो जो कि पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, गल्फ़ का सबसे बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट सबसे बड़ा। तो उसके अंदर एज अ ड्राइवर मैंने काम किया है। जब आगे गया हूँ तो डिलीवरी दी है, उस कंपनी से, क्लाइंट की कंपनी से मैंने रिसीविंग कराई है, और रिसीविंग कराने के बाद उसकी पेमेंट रिसीव की है। अगले दिन सपोज़ जुम्मा है, उससे अगले दिन हफ्ता है, 2 दिन की छुट्टी है, तो जुम्मा और हफ्ते को कैश मैंने अपने पास मेंटेन रखा है। मेंटेन रखने के बाद संडे को मैंने वो कैश अपनी एडमिन को डिलीवर किया है। तो ये सारे काम मैंने किए हैं और इसमें आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि मैंने अपना किस तरह से लेबर से लेके और CEO तक तमाम काम करने हैं। एक वो टाइम था कि मेरे जो ओनर हैं वो यमन गए हुए थे और जो मेरे इमीडिएट बॉस हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे। पीछे डिसीजन मेकिंग ऑन माय ओन थी और टाटा स्टील के साथ फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हो गया था। अब ना मुझे यमनी बॉस का नंबर मिला और ना मुझे पाकिस्तानी बॉस का नंबर मिला। उस टाइम पे सीनियर मैं था, मेरे नीचे 5 लोग रिपोर्ट कर रहे थे। डिसीजन मेकिंग मैंने खुद की, विच अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी। तो एम्प्लॉयर ऐसा बंदा चाहता है जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हों, जो डिसीजन मेकिंग कर सके और कोई काम करते हुए शर्म महसूस ना करे। क्योंकि आप ये देखें कि एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय तब मोटिवेटेड रहता है अगर एम्प्लॉयर उसको बेनिफिट्स दे रहा हो। आप उससे ज़्यादा काम बेशक ना करें जिससे ज़्यादा आप डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे और ख़ुशी से करेंगे तो बेसिकली ये आपकी अपनी लर्निंग है। और 50% ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करता है और वो आपको अपना दायां हाथ ज़रूर बनाता है। तो इसके अंदर बेसिकली यही बात है, लर्निंग टू थिंक लाइक एन एम्प्लॉयर। जब आप जॉब हंट कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मैंने डालनी है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है रिसर्चिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ लोग होते हैं, मैंने बेसिकली प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी काम किया। 2 आपके मेन सेक्टर हैं, एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री, एक सर्विस इंडस्ट्री है। आगे उनकी फर्दर कई सेक्टर्स और कैटेगराइजेशन है। फॉर एग्जांपल FMCG सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके अंदर विक्स भी आ जाएगी, उसके अंदर लेस चिप्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर सर्फ भी आ जाएगा, पेप्सी कोक भी आ जाएगी। फिर उसके अलावा है स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक्सपेंसिव कार्स आ जाती हैं लाइक मर्सिडीज़, BMW, ऑडी। अच्छा, अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैं किस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सेक्टेरियल ग्रोथ है ये आपका कैरियर बनाती है। अगर आप सेक्टर से स्विच करते हैं
तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अगेन, तो आप वेल रिसर्च्ड होने चाहिए। नेक्स्ट ये टेबल्स पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ने तो नो प्रॉब्लम। इसने लिखा हुआ है माई स्टोरी, इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे कवर लेटर, पेज 356 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वो आपको कहता है जी यूएसए की उसने साइट्स दी हुई हैं। यूएसए जॉब्स मॉन्स्टर का हम जिक्र कर चुके हैं। कॉलेज रिक्रूटर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो चलती हैं आप वो मेंशन कर दें। अखबार एक अच्छा मीडियम है, अखबारों पे नज़र रखें। फेसबुक पे बड़ी मल्टीनेशनल्स की और डोमेस्टिक कंपनीज़ की प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, वो चेक करें। रेवेन्यू से आप गूगल चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू वाइज कौन सी बड़ी कंपनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। आगे आ जाएं जी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पेज 357 के ऊपर, ट्रांसलेटिंग योर जनरल पोटेंशियल इनटू स्पेसिफिक सोल्यूशन फॉर ईच एम्प्लॉयर। येस, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आपकी रेज्यूमे जो होती है या सीवी होती है, आपने इसको हर एम्प्लॉयर के लिए अलग से मॉडिफाई करना है। बेसिकली मैं आपको रेज्यूमे की एक टेक्निक बता दूं। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है, इससे काफ़ी लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी रिक्रूटर्स के साथ मीटिंग्स और मेरी अच्छे उन लोगों के साथ अपना ताल्लुकात जो कि जॉब हंटिंग करते रह गए और हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं या वो लोग जो हाई पोजीशंस पे थे और मेरे मतलब स्टेक होल्डर्स थे, ये बात एक अप्रूव्ड एक्नॉलेज्ड बात है कि आप जिस कंपनी को अपनी सीवी भेज रहे हैं उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, जॉब रिक्वायरमेंट्स आती है। आपने, अगर मैं आपका एक एम्प्लॉयर हूँ, आपने मुझे सीवी अपनी भेजी है और मैं उसके अंदर स्किल्स लिखता हूँ, मुझे एक एचआर मैनेजर चाहिए जिसको रिक्रूटमेंट का पता हो, जिसको शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस पता हो, जिसको हायरिंग करनी आती हो, जिसको जॉब इंटरव्यूज़ आते हो। अब आपने एडीपी एचआर किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और आपकी जो रेज्यूमे बनी हुई है वो जेनेरिक बनी हुई है। वो कहता है जी एचआर जनरलिस्ट, आपकी सीवी या रेज्यूमे कहती है आई एम एचआर जनरलिस्ट, लेबर पेज को मैंने डील किया है, उसके अलावा मैंने लेबर अपना मैनेजमेंट रिलेशंस को डील किया है, उसके अलावा मैंने बोनसेस को डील किया है एचआर के अंदर, उसके अलावा मैंने सीवी फिल्ट्रेशन की है, सीवी स्कैनिंग की है। अब आपकी ये प्रोफाइल एम्प्लॉयर की डिमांड्स के साथ मैच नहीं कर रही, तो बेसिकली इधर कॉन्सेप्ट ये है कि हर आप जो एम्प्लॉयर को सीवी भेजें, क्योंकि आपने एचआर पढ़ी हुई है, अगर आपको मतलब वो काम नहीं भी किए हुए जो कि रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की, तो एटलीस्ट आपको उनका नॉलेज है, उसको आप रिसर्च करें, लेकिन आप अपनी सीवी मॉडिफाई करें। इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। An important aspect of the employer's quality of hire challenge is trying to determine how well a candidate attributes and experience will translate into the demands of a specific position as a job candidate. Customizing your resume to each job. Customizing का word is better than मेरी जो पूरी 1.5 मिनट की तकरीर थी उससे बेहतर है। कस्टमाइज़ का मतलब है चेंज करें, उसको अपडेट करें, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई करें। अच्छा, फिर नेक्स्ट है टेक द इनिशिएटिव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इनिशिएटिव का मतलब होता है जी दिमाग का इस्तेमाल करें, कोई स्टेप्स उठाएं जो कि नॉर्मल लोग ना उठाते हों। अब नॉर्मल बंदा भावलपुर की गर्मी में कहता है यार मुझे क्या ज़रूरत है बैंक टू बैंक जाके, मैं ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ, तो ये इनिशिएटिव नहीं है। इनिशिएटिव उस बंदे का होगा जो कहेगा मैं डोर टू डोर जाके अपनी सीवी देता हूँ। भावलपुर है, मेरा अपना शहर है, बाइक अवेलेबल है, गाड़ी अवेलेबल है, फासले ज़्यादा नहीं है, तो मैं हर बैंक में जाता हूँ और सीवी देता हूँ, तो उस बंदे के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन हेड ऑफिस से ईमेल करते रहें। आप जब यूं पर्सनल इंटरेक्शन होगा, आप अपने एक कार्ड आपने बनाया हुआ है या नंबर एक बनाया हुआ है, आप नंबर्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको जहन में रखेगा, वो कहेगा यार एक बच्चा आया था जो अपना नंबर दे गया था, ये नई वैकेंसी आई है, इसको क्लिक करो। इसी तरह आप कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर्स का अच्छा काम है भावलपुर में, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी मैं सेल्स की जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी दे विल गेट बैक टू यू। तो आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, घर सो के और नेट पे अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। लाइकवाइज
ताल्लुकात यूज़ करने में इनिशिएटिव के अंदर आते हैं। इसको पर्सनल बॉन्डिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हर मीटिंग किसी सीनियर के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। बिल्डिंग योर नेटवर्क, डेफिनेटली ये पर्सनल बॉन्डिंग के साथ ही है। तो नेटवर्किंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को मिलें, पहले गूगल पे सर्च करें, बैथ पे अपनी CV डालें, rosie.pk के ऊपर CV डालें। इसके अलावा जो भी मीडियम्स हैं उन सब के ऊपर अपनी आप CV डालें, लोगों को जाके मिलें, नेटवर्क बनाएं। गूगल पे सर्च करें कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं भावलपुर की सराउंडिंग्स में, उधर जाके एक्सेस करें। एटलीस्ट वो आपको फ्लोर मिल्स हैं, फॉर एग्जांपल एशिया है, शमीम ग्रुप है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत बड़ी है, तो इधर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज सच वाकई में बहुत बड़ा सेक्टर है भावलपुर में। होजरी मैन्युफैक्चर है, कटलरी मैन्युफैक्चर है, विक्स जो बाम बन रही है, भावलपुर इज़ वन ऑफ द सिटीज़ जिधर ये अपना बाम बन रही है। अभी एक रिसेंटली लॉन्ड्री भी इंट्रोड्यूस हुई है इधर, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, स्टीम लॉन्ड्री है शायद। उसके अलावा जी अपना इधर निम्को की फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा इधर शॉपिंग बैग की अपना मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है। भावलपुर में अगर देखा जाए तो बेसिकली भावलपुर है ही सर्विस सिटी, इंडस्ट्री एज सच कम है। लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये दोनों सर्विसेज हैं, कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, ये तमाम सर्विस इंडस्ट्री है। या फिर इसके अलावा आपको जनरल स्टोर, सुपर स्टोर, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो भावलपुर इज़ मोर ओरिएंटेड टू सर्विस इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, कुछ ऑडिट फर्म्स हैं, कुछ टैक्सेशन फर्म्स हैं, ये सारी फिर दोबारा से सर्विस इंडस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी जिनको येलो पेजेस बोलते हैं उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है सीकिंग कैरियर काउंसलिंग। अब ये जो कैरियर काउंसलर हैं ये बेसिकली मार्केटिंग कंसल्टेंट्स कहलाते हैं। ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हैंडल करते हैं। अच्छा, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मुझे याद आया, स्टार एशिया मार्केटिंग वाले हैं, स्टार मार्केटिंग वाले हैं, अहमद कंस्ट्रक्शन वाले बैठे हुए हैं, ये सब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एंड रियल एस्टेट। अच्छा, पाकिस्तान में इस चीज़ का रिवाज कम है, लेकिन rosie.pk एक अच्छा फोरम है, उनकी रिसर्चेस वगैरह आती रहती हैं। bath.com बहुत अच्छा मीडियम है, BAYT.com, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे स्टैटिस्टिक्स उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान में बहरहाल इस चीज़ का ट्रेंड कम है। लेकिन आप कैरियर काउंसलिंग, आपको जब ज़रूरत पड़े यार आप मेरे से कैरियर काउंसलिंग ले लीजिएगा। जो लोग समझते हैं कि जी सर हमें अच्छा मशवरा दे देंगे, जो नहीं समझते उनको भी आई विश बेस्ट ऑफ लक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट है जी अवॉइडिंग मिस्टेक्स। अवॉइडिंग मिस्टेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपीट ना करें। अगर आपको एक पिछले एम्प्लॉयर ने इंग्लिश ग्रामर की वजह से क्रिटिसाइज़ कर दिया कि यार ये आपकी रिज्यूम है, इसके अंदर तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो सबसे पहले वो करेक्ट कराएं। 95% चांसेस हैं आप जिस एम्प्लॉयर के पास जाएंगे वो आपका इंटरव्यू उर्दू में लेगा या सराइकी या पंजाबी में लेगा बहावलपुर में। तो बहरहाल आपसे कोई अपना स्पेलिंग मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करें और ट्राई करें कि वो रिपीट ना हो। हर पिछली गलती आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ये 8 पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, इन पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वो आपको कहता है प्लानिंग योर रिज्यूमे। प्लानिंग के आपके 3 स्टेप्स हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं पेज नंबर 360 के ऊपर। प्लान, राइट, कंप्लीट, ये हमारा जितना भी प्लानिंग चला है इस बुक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। एनालाइज द सिचुएशन, गैदर इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट द राइट मीडियम, ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप अपना हाल एनालाइज करें, आप किस हाल में हैं। रिकग्नाइज दैट द पर्पज़ ऑफ योर रेज्यूमे इज़ टू गेट एन इंटरव्यू नॉट अ जॉब। ठीक है, इसको आप अगर टू गेट एन इंटरव्यू भी लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सॉरी, टू गेट अ जॉब भी लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, गूगल करें, डोर टू डोर विज़िट करें, अपने जानने वालों से कहें, बड़े कज़नों से, भाइयों से कहें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कहें, सबसे कहें कि जी किधर जॉब करनी चाहिए, मेरी CV को क्या चीज़ फिट करेगी, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ तो आप मुझे गाइड करें। सेलेक्ट द राइट मीडियम,
अच्छा, अब आपने जो रिज्यूमे लिखनी है ये यूजुअली वर्ड के अंदर बनाई जाती हैं, उसके बाद ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की जाती हैं, क्योंकि वर्ड फाइल जो है वो सेंड करने में ख़राब हो जाती है, पीडीएफ उसको लॉक कर देता है। वर्ड के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा खैर आगे चलें। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करें। अडाप्ट टू योर ऑडियंस, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। कंपोज द मैसेज, राइट क्लियरली एंड सेकेंडली यूजिंग एक्टिव पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है। क्लियरली, प्रिसाइडली, सटली, मतलब एक्यूरेसी के साथ लिखें। अच्छा, जब ये आप कर चुके हैं तो रिवाइज द मैसेज, प्रोड्यूस द मैसेज, रिवाइज करें कि क्या लिखा है। टेम्पलेट्स आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाती हैं, सीवी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीप्रोड्यूस करें उनको, प्रूफ रीड करें और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऑनलाइन भी, प्रिंट भी निकाल लें, डोर टू डोर भी करें। ये टेबल आपको इधर याद होना चाहिए एज इट इज़। अगर आप ये टेबल लिख देते हैं, इसकी जो मेन हेडिंग थी प्लानिंग योर रेज्यूमे, उसके अंदर प्लानिंग, राइटिंग और कंप्लीशन के अंदर। अच्छा, नीचे आ जाएं। एनालाइजिंग योर पर्पस एंड ऑडियंस, एनालाइज करें कि आपका पर्पस क्या, आप कवर लेटर और सीवी क्यों लिख रहे हैं या रेज्यूमे क्यों लिख रहे हैं। इस पेज के आप लास्ट पैराग्राफ के अंदर आ जाएं, पेज 360 पे। बाय द वे, इफ एम्प्लॉयर आस्क टू सी योर सीवी, दे आर रेफरिंग टू योर करिकुलम विटाई। ये करिकुलम विटाई और रेज्यूमे के अंदर जो बारीक सा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दी है कि रेज्यूमे सिर्फ एक पेज की होती है, सीवी कैन बी मोर देन 1 पेजेस। ये बेसिक डिफरेंस है, अगर कोई पूछ लेता है या अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है। अच्छा, वो कहता है द टर्म यूज इंस्टेड ऑफ रेज्यूमे इन एकेडमिक प्रोफेशंस एंड इन मैनी कंट्रीज आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। Resumes and CVs are essentially the same, although CVs can be much more detailed. यही बात मैंने की है। And include personal information that is not included in a resume. Resume के अंदर भी personal information होती है। ये बात, इस बात से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। आपका टेलीफोन नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स रेज्यूमे के अंदर भी मेंशन होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस किस लिए, अब आप ऑडिटर हैं, आउटडोर ऑडिटर हैं या आप सेल्स में हैं, तो समटाइम्स आपको मल्टीनेशनल कार्स ऑफ़र करती हैं। जब आप मेंशन करते हैं तो ये डिटेल आपके ऊपर होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ एमरजेंसी ICE उसको बोलते हैं, ये नंबर एंड में होते हैं। रेफरेंस भी अवेलेबल होता है, उसके अंदर आप रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें रेज्यूमे के अंदर भी होती हैं। नेक्स्ट आप ये टेबल पे देखें 13.2 पेज 361, फैलेसीज एंड फैक्ट्स अबाउट रेज्यूमे। फैलेसीज होती हैं गलत फहमियाँ, एंड फैक्ट्स। फैलेसी, द पर्पस ऑफ रिज्यूमे टू लिस्ट ऑल योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ऑल स्किल्स नहीं बतानी होती। नेक्स्ट फैलेसी, अ गुड रिज्यूमे विल गेट यू द जॉब यू वांट। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको रिज्यूमे देनी भी नहीं पड़ती और आपकी जॉब हो जाती है। मैं ऐसे 2-3 बार लकी रहा हूँ। जस्ट मीटिंग में ही ये डिसाइड हुआ कि जी आपकी रेज्यूमे भी नहीं चाहिए, आएँ आप हमारे लिए काम करें। नेक्स्ट वो कहता है योर रेज्यूमे विल ऑलवेज बी रेड केयरफुली एंड थॉरोली। दिस इज़ द बिगेस्ट फैलेसी। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हैं तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को HR डिपार्टमेंट्स साउथ इंडियंस जो कि केरला प्रोविंस हैं उन्होंने कैप्चर किए हुए। और ना सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बल्कि ना सिर्फ UAE में, कतर में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर HR डिपार्टमेंट सारे का सारा साउथ इंडियन प्रोविंस, केरला से जो लोग बिलोंग करते हैं जिनको केरलाइट और कुछ लोग मालाबारी या मलवारी बोलते हैं, इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और जैसे ही किसी पाकिस्तानी की CV आती है अदर देन इंजीनियर, क्योंकि जो इंडियन इंजीनियर्स अपने आप को कहलवाते हैं बेसिकली उन्होंने DA किया हुआ होता है या वो उसको BE बोलते हैं, बैचलर इलेक्ट्रिकल फॉर एग्जांपल, या BM बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल। वो कहते ये हैं कि हम इंजीनियर हैं जबकि होते वो टेक्नीशियंस हैं।
और HR रिक्रूटमेंट भी वही करते हैं। और मेरा ऐसा इत्तेफाक रहा है, ना सिर्फ मेरा बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों का, जिधर इंडियन सामने आ गए हैं तो देवर बाइस्ड, देवर स्टीरियोटाइपिंग पाकिस्तानी एंड देवर प्रेजुडिस्ड, तासुब पसंदी का शिकार होते हैं। और वो ना सिर्फ वो पाकिस्तानियों के साथ तासुब करते हैं, वो किसी इंडियन को भी नहीं आने देते HR में। उन्होंने नब्ज़ पकड़ ली है। नब्ज़ क्या है कि अगर आप HR के अंदर आ गए हैं, आपकी मर्ज़ी से CV आएगी, आपकी मर्ज़ी से इंटरव्यूज़ होंगे, आपकी मर्ज़ी से हायरिंग होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल श्लम्बर्जर है या अल-मंसूरी है। अल-मंसूरी बहुत बड़ी अबू धाबी की ऑयल कंपनी है और ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और अल-मंसूरी ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर है। अल-मंसूरी जो है वो ऑयल कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और अल-मंसूरी के अंदर साउथ इंडियंस ने, केरलाइट्स ने कैप्चर किया हुआ HR डिपार्टमेंट। तो मैंने उधर अपनी CV सिफारिश के साथ भेजी थी एक पाकिस्तानी इंजीनियर के हाथ, लेकिन ही टोल्ड मी स्ट्रेट अवे कि हमाद योर CV गॉट स्ट्रेट इनटू डस्टबिन। मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये तमाम पाकिस्तानियों के साथ ऐसे हुआ, और तमाम इंडियंस के साथ भी ऐसे हुआ, तमाम बंगालियों के साथ, तमाम नेपालियों के साथ, सबके साथ यही हुआ। एज़ फार एज़ उधर केरलाइट बैठे हैं, उन्होंने HR कैप्चर की हुई है। सेम वे HR में अगर एक मैनेजर है जो कि इंडियन है, वो रेयरली किसी पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटी देगा। ईमेल करेंगे वो आपकी CV डिलीट कर देगा, इन पर्सन हार्ड कॉपी जाएगी, वो फाड़ के 1 सेकंड में डस्टबिन के अंदर फेंकेगा। ये इश्यूज़ होते हैं। तो CV इज़ नेवर रेड केयरफुली एंड थॉरोली अनलेस अनटिल HR प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। या ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो खुद हायरिंग के अंदर, नहीं तो CV इज़ अ डॉक्यूमेंट, मोस्ट वेस्टेड पेपर डॉक्यूमेंट, आई विल से दैट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और जब भी CV देनी है, इन पर्सन देनी है, तसल्ली करनी है कि कंसर्न पर्सन को मिली है। नहीं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं UAE में जो गार्ड्स को CV देते हैं, गार्ड बोलते हैं साहब को पहुंचाएगा ना बॉस, साहब को पहुंचाएगा, वो साहब को कभी भी नहीं पहुंचती। नेक्स्ट है, द मोर गुड इन्फॉर्मेशन यू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ इन योर रिज्यूमे द बेटर, सो स्टफ योर रिज्यूमे विद एवरी पॉजिटिव डिटेल। नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी आपने CV या रिज्यूमे के अंदर पॉजिटिवली बताने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक CV है, मैं ख़ुद रिक्रूटमेंट भी करता रह गया हूँ, तो एक CV है, उसके अंदर लिखा हुआ है आई एम वेरी स्ट्रबन। अब एम्प्लॉयर कहता है यार मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है, ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये अपने मुंह से कह रहा है मैं ढीठ हूँ। कॉमा डला हुआ होगा, उसके आगे लिखा होगा आई कैन नॉट स्लीप अनलेस आई अचीव माई मंथली टारगेट, सो समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो कह रहा है नेगेटिव डिटेल्स भी लिखें, लेकिन ये आगे मेरी सलाह है, इस तरह से लिखें कि वो आपको मतलब पहुंचा दे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स तक पहुंचा दे और डिटेल्स दे दे आगे। लास्ट पॉइंट है, इफ़ यू वांट अ रियली गुड रेज्यूमे यू नीड टू हैव इट प्रिपेयर्ड बाय अ रेज्यूमे सर्विस। लाजमी नहीं है, आप गूगल पे लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे लिंक्डइन आपकी CV कैसे बना रहा है, bath.com आपकी CV कैसे बना रहा है। पहले वो आपकी एक्सपीरियंस डाल रहा है, पहली मेन हेडिंग, बाद में एजुकेशन डाल रहा है, या पहले एजुकेशन डाल रहा है बाद में एक्सपीरियंस डाल रहा है। ब्लैक एंड वाइट CV चल रही है या कलर्ड CV चल रही है, फ़ोटो के साथ आजकल ट्रेंड चल रहा है या फ़ोटो के बगैर चल रहा है। तो इस तरह से ये आपने देखना है। इसमें ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इस टेबल में पेज नंबर 360 पे प्लान राइट कंप्लीट, ये उसी का पॉइंट है। सेलेक्टिंग द बेस्ट मीडियम, या आप ज़रूर देखें कि आपने bath.com से भेजनी है, लिंक्डइन से भेजनी है, या इन पर्सन जाके देनी है। ऑर्गेनाइजिंग योर रिज्यूमे अराउंड योर स्ट्रेंथ, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, वेरी गुड पॉइंट। क्रोनोलॉजिकल किसी ऑर्डर के तहत होनी चाहिए, इसको आगे डिस्कस करते हैं। आगे उसने टाइप दी हुई है फंक्शनल रिज्यूमे, समटाइम्स कॉल्ड अ स्किल रिज्यूमे, देख लीजिएगा इसको, इसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है कम्बिनेशन रिज्यूमे,
इसको भी देख लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हाज़िर हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर वाली रात तक, रात के 12, 1, 2 बजे तक मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। पेपर से पहले भी अगर आपकी कॉल आएगी, सर ये चीज़ मुझे याद नहीं, इसमें गाइड कर लें, मैं हाज़िर हूँ। मुझे बस आप बच्चों का रिज़ल्ट चाहिए। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप सब के सब पास हों। और मेरी अभी रिसेंटली एक अचीवमेंट है, मेरा एक रिज़ल्ट आया है तो उसके अंदर मेरा 99.9% रिज़ल्ट है। एक बच्चा उसके अंदर फ़ेल था, एक बच्ची एब्सेंट थी। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे आपकी भी 100% क्लास पास हो, तो ताकि आप लोगों से भी आई कैन फील प्राउड एंड आई कैन हैव प्राइड। इसको देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं पेज नंबर 363 के ऊपर, राइटिंग योर रिज्यूम है। गुड, इसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको फॉर्मेट तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, गूगल से देख लें, लेकिन एंड पे इधर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मेरे नज़रिए के मुताबिक आपका रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए। कवर लेटर का फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पेपर में कवर लेटर नहीं पूछता, उसकी डिटेल्स में उसके अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, रिज्यूमे जो लिखेंगे उसके अंदर आप अपना रियल नेम मेंशन नहीं करेंगे। नेम की जगह ABC लिखेंगे, फ़ोन नंबर की जगह 03 .. एड्रेस की जगह जैसे फिक्टिशियस लिखते आए हैं आप मैट्रिक और इंटर में, वैसे ही कोई अपनी डिटेल आपने नहीं देनी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए। मतलब कभी भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, मतलब पेपर के अंदर अगर आप CV लिख रहे हैं कभी नहीं लिखेंगे हमाद सईद अली, ठीक है, और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर रिफ़ा कॉलेज, नो वे। इस तरह से अगर आपने लिख दिया, आप अपने साथ खुद ब्लंडर करेंगे। हाँ, आप जो है अपना सेल्स मैनेजर की CV बना लें, नो प्रॉब्लम। स्कूल का नाम कभी भी रियल नहीं लिखेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। इसी तरह कॉलेज का नाम रियल नहीं लिखेंगे, मतलब फिक्टिशियस डेटा एंटर करना। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कीपिंग योर रिज्यूमे ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑनेस्ट 100% रखी तो काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप ऑनेस्टली लिख के देख लें, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और देखें आपको कितनी कॉल्स आती हैं। लाइकवाइज आप एक CV बनाते हैं कि जी जब मैं फ़ाइनल ईयर में था तब से ही मैं सेल्स की इंटर्नशिप XYZ कंपनी के अंदर कर रहा हूँ, तो देखें एम्प्लॉयर की कैसे कॉल आती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा झूठ हो, झूठ के पलंदे और पहाड़ खड़े किए हुए हों, लेकिन कहीं इंटर्नशिप करें, डिस्कस करें, एम्प्लॉयर से मिलें, उसे कहें जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हूँ, काम सीखें, उससे परमिशन लें, टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड कर लें। आप कहें जी मैं हार्ड वर्किंग हूँ और स्मार्ट वर्कर भी हूँ। आजकल हार्ड वर्किंग अकेले काम नहीं आनी, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क भी काम आएगा। अगर आप स्मार्ट नहीं होंगे तो आपको कोई घास भी नहीं डालेगा। स्मार्ट होने के बाद हार्ड वर्क करें। अच्छा, अडॉप्टिंग योर रिज्यूमे टू योर ऑडियंस, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ये आपका ऑथर फरमाता है कंपोजिंग योर रिज्यूमे। इसमें मैं आपको खुली इजाज़त दे रहा हूँ, जिस तरह से मर्ज़ी लिखें। ये अकम्पलिश्ड, कोऑर्डिनेटेड, इनिशिएटेड, इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। कंपोजिंग में आगे आप पेज नंबर 365 में देख लें, इसको रीड आउट कर लें और आपको समझ आ जाएगी। नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये सबसे पहले आएगी। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले कैरियर ऑब्जेक्टिव आता है, क्वालिफिकेशन समरी, कैरियर समरी। अब इधर मेरी जो आपको रेकमेंडेशन है CV के फॉर्मेट पे, एक तो आपको ये हेडिंग्स याद होनी चाहिए, इनके अंदर आप खुद लिखें, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ऊपर आपकी कैरियर समरी आनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, नीचे आपकी एजुकेशन आनी चाहिए। एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता या HR मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो आपकी एजुकेशन पढ़े, पहले वो आपकी कैरियर समरी पढ़ता है। लेकिन हाँ, आपके केस में क्या आप फ्रेशर्स हैं, आप ऊपर एजुकेशन डाल दें, नीचे कैरियर डाल दें, आप ये बुक वाला फॉर्मेट ही फॉलो कर लें, दैट्स फाइन। लेकिन कल को जब आप जॉब स्विच करेंगे तो ये बात जहन में रखिएगा,
कि ऊपर कैरियर समरी आएगी या वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स आएंगी और नीचे एजुकेशन आएगी। एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स, क्या आपने क्या किया एजुकेशन में, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं लिख दें, कोई मसला नहीं है, 50% ही है ना, मेरे से ज़्यादा निकम्मे नहीं हैं आप। तो एम्प्लॉयर ने बुलाना है तो वो आपको बुलाएगा। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाले एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, उनको प्रैक्टिकल बंदा चाहिए होता है, मार्क्स शायद ना चाहिए, पास होते ही आए आप। वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट, कैन अचीव सेल टारगेट, कैन ट्रैवल 400 किलोमीटर्स इन अ डे फॉर पर्पज ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स विद CEO, CFOs एंड स्ट्रैटेजिक एपेक्स, ये आपके स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स हैं। डिबेटिंग स्किल्स, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स, विलिंग टू ट्रैवल एनीवेयर एनी टाइम बाय एनी मीन्स, able to expand market share of my company to 75% with proven records, something like that। इसमें आपने ये लिखना होता है। अचीवमेंट्स में आएगा, प्रूवन रिकॉर्ड्स वाली बात भी आ सकती है जो लास्ट में मैं बोलूँ, और उसमें ये भी आ सकते हैं 1 टेंडर, 1 एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल डेटा एंड रेफरेंसेस, ये भी आते हैं। इधर आ जाएं जी आप पेज नंबर 368 पे। अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रेजेंट योर CV, आपने ये एक पेज बनाना है। इधर ईमा गोम्स साहिबा का आपने नाम हटाना है। इधर आप लिखेंगे ईमा गोम्स के पीछे नेम, डबल डॉट, आगे लिखेंगे ABC। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपने डालना है +923 क्रॉस 00 की जगह क्रॉस डैश, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 क्रॉस डाल दें, XXXXXXX, Y जो भी आपको इजी लगता है, या 0000, जैसे आपको कंफर्टेबल है। नीचे आपने एड्रेस डाल देना है और इसके साथ ही परमानेंट एड्रेस इसको कर दें, ठीक है। और फिर नीचे समरी ऑफ क्वालिफ़िकेशंस आ जाएगा। इधर आप एक टेबल बना लें, यह आपको गूगल पे मिल जाएंगी। जो बच्चा मेरे साथ डिस्कस करना चाहता हो उसके साथ मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। एजुकेशन डालेंगे, सबसे पहले सबसे लेटेस्ट एजुकेशन आएगी। एक टेबल बना लें, उसके अंदर आप लिखेंगे BS, कॉलेज का नाम ABC 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद इंटर ABC 2, उधर इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर आ जाएगा मेन हेडिंग में, मैट्रिक। उसके बाद जी अपना मैट्रिक आ जाएगा और मैट्रिक के साथ ही जनाब अपना इंस्टीट्यूट आ जाएगा, आगे परसेंटेज आ जाएगी। यूँ टेबल बना लें। उसके बाद वर्क एंड एक्सपीरियंस, ये आप गूगल से कोई भी CV कॉपी पेस्ट कर लें, किसी एग्ज़ामिनर को इंक्लूडिंग मी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद अवार्ड्स एंड स्किल्स, कंपेटिटिव एडवांटेज का एक ऐड दे दें। मेंबर डिबेटिंग सोसाइटी, मेंबर की बजाय आप कर लें प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी, फुल कमांड ओवर माइक्रोसॉफ्ट सूट। उसके बाद ये अपना स्विमर, बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड इन क्रिकेट, इस तरह की चीज़ें। इंग्लिश आइल्स एग्जामिनेशन गिवन, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, या आप उठा लें और ये लिख लें। अच्छा, इसमें जो है एंड पे आप रेफरेंसेस भी डाल दें। रेफरेंस के आगे बेसिकली लिखा होता है अवेलेबल ऑन डिमांड। इसमें हाँ एक और चीज़, इसमें रिलीजन भी आएगा एंड पे, या स्टार्ट में डाल दें रिलीजन इस्लाम, फादर्स नेम, ID कार्ड नंबर भी नहीं लिखना, फादर नेम भी नहीं लिखना। ये फिक्टिशियस CV का फॉर्मेट आपने पेपर में एंटर करना है। तो इसके साथ जी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमें कोई एडिशनल ज़रूरत है। आगे आप पेज नंबर आ जाएं, 372 रीड आउट कर लीजिएगा, 73 भी रीड आउट कर लीजिएगा, 4 भी। ये वर्ड के अंदर बनती है, PDF के अंदर कन्वर्ट होती है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया हम पहले bat.com और लिंक्डइन डिस्कस कर चुके हैं। प्रूफ रीडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग योर रिज्यूमे, ये सब कहानी है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये तमाम बातें हम कर चुके हैं।
इसके साथ ही जी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे इंशाल्लाह क्विज़ आपकी देखते हैं कि फ्राइडे को ही लेंगे मेरा ख़्याल है। ये लेक्चर अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करने वाला है। तैयारी अपनी पूरी रखें, अल्लाह ताला से बेस्ट उम्मीदें रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास मायूस नहीं करेगी। बहुत ही अच्छा होता कि अगर ये क्लास हमारी 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ हुई होती, लेकिन कोरोना की वजह से पता है आपको कि प्रॉब्लम पूरी दुनिया फेस कर रही है और मीडियम ऑफ टीचिंग ऑनलाइन बना हुआ है। तो बस एंड में मैं यही कहूँगा कि आप में से कुछ लोगों की प्रेजेंटेशंस और जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी थी, बाकियों को मैं कहूँगा स्ट्रगल करें, रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। इंग्लिश आपकी कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं करेगी जब तक आप रीडिंग नहीं करते। नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट रीड करें, डिस्कवरी चैनल करें, हिस्ट्री चैनल करें, इस तरह की चीज़ें करें, डॉन अखबार पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और इम्प्रूवमेंट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमने इंग्लिश को मेजर करने का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। खैर, इसके साथ ही ये टॉपिक मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।